हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मैं ये लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। यूपी SSSC से इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज़ शुरू किया उसका 3rd लेक्चर लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस और साथ में आप लोगों के कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चरकुला, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चरकुला नृत्य किया जाता है, चूंकि एक फोक डांस है। देखिएगा क्या है, फोक डांस है आपका चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य का संबंध यदि हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से है। इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि इसका संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। और चूंकि इस नृत्य में, चरकुला नृत्य में होता क्या है, जिसे हम लोग घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घड़ा नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है, औरतें, महिलाएं अपने सर पर रथ का पहिया लेकर उस पर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि इसे घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। चरकुला नृत्य में घड़ा को सर पे रखकर उसको नृत्य किया जाता है और घड़ा रखा जाता है किस पे, रथ के पहिए पर। ये होता कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जगह पर? ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ब्रजभूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ उनका रासलीला उन्होंने किया था, जहाँ पे उन्होंने शासन किया था, उस जगह को हम बात करते हैं। अर्थात ब्रजभूमि में हम लेंगे तो मथुरा पूरा आएगा, मथुरा, वृंदावन, फिर आपका आएगा वृंदावन आ जाएगा। फिर उसके अलावा जहाँ पे उन्होंने नृत्य अपना यदि हम बात करें जहाँ पे उन्होंने रासलीला किया था, वो बरसाना, रासलीला जहाँ किया था बरसाना, ये सारी जगह इसके अंतर्गत आएंगे, ब्रजभूमि में आएंगे। मतलब कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सारी चीज़ों पे, सारे जगह आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे। गोवर्धन, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जहाँ पर ये नृत्य, चरकुला नृत्य किया जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया कि चरकुला नृत्य एक्चुअली है क्या। तो चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर पर महिलाएं रथ का पहिया रखकर, सर पे घड़े रख करके नृत्य करती हैं। और चूंकि यह चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि कहाँ? मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इन सारे क्षेत्रों में यह नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोलोमाइट, याद रखिएगा, डोलोमाइट आपका आयरन का अयस्क है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। यूपी के किन जिलों में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट यूपी के किन जिलों में पाया जाता है, मतलब यूपी में पाया जाता है तो किन जिलों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः यह 3 जिलों में पाया जाता है, सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा। मिर्जापुर आप लोगों को पता होगा, मिर्जापुर फेमस है कालीन के लिए, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। कालीन के लिए मिर्जापुर फेमस है। भैया कालीन मतलब मिर्जापुर आया था, देखे ही होंगे वेब सीरीज जो आई थी कालीन भैया, तो कालीन भैया से याद रखिएगा, मिर्जापुर में कालीन के लिए बहुत फेमस है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा में आपका डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट का उत्पादन होता है, वहाँ पाया जाता है। अब बात करते हैं, चूंकि डोलोमाइट का प्रयोग एक्चुअली होता किस लिए है, तो बात करें कि इस्पात के निर्माण में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात डोलोमाइट का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ पार्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन यूपी के किस जिले में किया जाता है? सबसे पहले हम कल्याण के बारे में जानते हैं कि कल्याण पत्रिका की यदि हम बात करें तो कल्याण पत्रिका छपती है आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। कहाँ छपती है? गोरखपुर से। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज कि जो गोरखपुर है, गोरखपुर के वर्तमान के जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये गोरखपुर से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अब बात करते हैं, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन आपका प्रारंभ हुआ कहाँ से? गोरखपुर से। यह एक धार्मिक पत्रिका है और कहा जाता है कि कभी कभी कोई यदि क्वेश्चन पूछते कि गोरखपुर के वो कौन सी चीज़ है जो सबसे फेमस है, तो ये आपका वहाँ पे गीता प्रेस है, जहाँ पर इसका प्रकाशन, जहाँ से इसका प्रकाशन होता है कल्याण पत्रिका का। ठीक है, कल्याण पत्रिका जो है, इसके पहले जो संपादक थे जिनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार, याद रखिएगा क्या नाम था उनका? हनुमान प्रसाद पोद्दार। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इसके पहले संस्था आपके संपादक थे। किस पत्रिका के? कल्याण पत्रिका के। गोरखपुर से छपती है। ठीक है,
अब बात करते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में। तो कहा जाता है एक समय था कि नारद मुनि एक ऋषि के साथ हनुमान पोद्दार जी को दर्शन दिए थे और उनके साक्षात दर्शन दिए थे। और आज भी एक मंदिर है गोरखपुर में गीता वाटिका, जहाँ पर कृष्ण मंदिर है गीता वाटिका में, जहाँ पर आज भी इनकी मूर्ति बनाई गई है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। और वहाँ पे आज भी वो बेंच रखा गया है। कहा जाता है कि इस बेंच पे वह बैठे थे हमारे नारायण मुनि नारद जी, और ये एक और जो ऋषि आए तो बैठे थे। आज भी वो रखा हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम से ही आपका गीता वाटिका के पास आपका कैंसर हॉस्पिटल भी है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता वाटिका मंदिर का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं आगे कि गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर में आपको पता होगा एक मंदिर है बहुत फेमस है, जिसका नाम है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर। अब चूंकि गोरखनाथ मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है, याद रखिएगा, भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो नाथ संप्रदाय, याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। पूरे इकलौता पूरे भारत का इकलौता मंदिर जो नाथ संप्रदाय को लेकर के चलता है, जहाँ पे नाथ संप्रदाय आज भी माना जाता है। इसके यदि पीठाधीश्वर की बात करें, महंत की बात करें, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसके पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसके पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में। इसके पहले हम महंत अवैधनाथ जी थे। बात करते हैं कि नाथ संप्रदाय, कई बार एग्जाम में आया है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मच्छेंद्रनाथ थे, याद रखिएगा, गुरु गोरक्षनाथ जी नहीं थे, मच्छेंद्रनाथ थे। गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ जी, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी वहाँ पर जाकर के पूजा किए थे और वहाँ पे यज्ञ किया था, जिसकी वजह से वह जगह का नाम उनके नाम पे ही मंदिर और उनकी मूर्ति बनाई गई गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो डिस्कस इंपॉर्टेंट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, क्योंकि सरस्वती पत्रिका एक फेमस पत्रिका थी जो उस समय क्रांति साहित्य को बहुत आगे विकसित करने के लिए पत्रिका चलाई गई थी। और इसके संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नाम सुना होगा, द्विवेदी युग का नाम सुना होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। याद रखिए कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में, कब, 1864 ईस्वी में रायबरेली में हुआ था। यूपी के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। याद रहेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली, यूपी के रायबरेली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। चलिए अब बात करते हैं दीवान-ए-कोही। कोही का मतलब होता है कृषि। याद रखिएगा क्या होता है, कृषि। मतलब ये जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है, यह किससे संबंधित होगा, कृषि से संबंधित होगा। तो कृषि से संबंधित विभाग दीवान-ए-कोही की स्थापना तुगलक वंश, याद रखिएगा, तुगलक, इसके संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक उसका जो सबसे फेमस राजा था, उसने ही दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। दीवान-ए-कोही विभाग का संबंध किससे था, कृषि से। कृषि से संबंधित एक विभाग था और इसकी स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत फेमस माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, सबसे फेमस राजा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ये चीज याद रखिएगा, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीन राजा उसके बहुत फेमस थे। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, रक्त पिपासु के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इकलौता दिल्ली सल्तनत के इकलौता राजा जो कहता था वो करता था। मतलब कि यदि कह दिया कि ये करना है, ना लोग मान रहे तो जबरदस्ती कराना। इसने कई चीज़ किया था, दोआब, राजधानी परिवर्तन, कई चीज़ें इन्होंने किया था। जो किया तो सही सोच करके किया था, लेकिन वो सही नहीं हुआ, गलत हो गया। और ये इसीलिए ये फेमस हो गए मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हें रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है सप्तरथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तरथ मंदिर की यदि हम बात करें, सप्तरथ मंदिर हमारा महाबलीपुरम में है। याद रखिएगा, महाबलीपुरम कर्नाटका में यह मंदिर है। सप्तरथ मंदिर बहुत फेमस है। सप्तरथ मंदिर आपका बात करें तो बनवाया था नरसिंह वर्मन ने, चूंकि ये पल्लव वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे,
पल्लव वंश के राजा आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया था महाबलीपुरम में। याद रखिएगा, महाबलीपुरम, सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में है और इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो ये पल्लव वंश के राजा थे। ठीक है, ये चीज़ इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, मैंने अब आपको बताया कि जो सप्तरथ मंदिर है, एक चीज़ और याद रखिएगा सप्तरथ मंदिर के लिए कि सप्तरथ मंदिर को आपका सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो कई बार एग्जाम में पूछा गया, सप्त पैगोडा मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम में है, जिसके पल्लव वंश के शासक ने आपका स्थापना कराया था, बनवाया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज़ादी के समय आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रहेगा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब आज़ाद हुआ भारत 1947 इस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आचार्य देव जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आईएनसी के बारे में। आईएनसी की यदि हम बात करें तो आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए हो जाता है कि आईएनसी की स्थापना करने का सबसे बड़ा चाल जो था वह ब्रिटिशों का था। ब्रिटिशों ने इसलिए कहा कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था स्थापित कर दो जिससे इंडियन लोगों का मन भटका रहे और वह राजनीतिक संस्था आपके ब्रिटिश के लिए कार्य करे। लेकिन समय के साथ यह परिवर्तित हो गया और उनके लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गया। अब बात करते हैं 1885 में जो स्थापित किया गया था, वो स्थापित करने वाले ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए.ओ. ह्यूम ने इसके 1885 में स्थापना किया था। पहला जो इसका बैठक हुआ, पहले बैठक जो हुआ था बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, संस्कृत कॉलेज बंबई में। बंबई में, चूंकि बंबई में होने का रीजन था, होने वाला था पुणे में, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि फिर अंततः इसको बंबई में शिफ्ट करना पड़ा। बंबई में इसका पहला मीटिंग हुआ, पहला आईएनसी की बैठक हुई, पहला सेशन हुआ। इसके अध्यक्ष आपके थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब थोड़ा सा मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसको दिमाग में बैठाते चलिएगा। पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। यदि कोई पूछे कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। याद रखिएगा कौन थे? जॉर्ज यूल थे। याद रहेगा कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष इसके कौन थे? जॉर्ज यूल थे। यदि क्वेश्चन पूछे कि यदि कोई क्वेश्चन पूछे प्रथम मुस्लिम कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष इसके कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। थर्ड हमारा इसके बाद आता है महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो एनी बेसेंट थी। याद रहेगा, एनी बेसेंट थी। इसके अलावा यदि हम बात करें महिला में प्रथम भारतीय महिला, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये इतना चीज आईएनसी के लिए याद करना जरूरी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आईएनसी का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। पहले अध्यक्ष इसका पहला बैठक हुआ था बंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। पहले इसके ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महिला अध्यक्ष पहली कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला कौन थी? अध्यक्ष सरोजनी नायडू। इसके अलावा आपकी जेबी कृपलानी इसके आजादी के समय अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में, कहां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया था आईएनसी की? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना चीज इसके बारे में याद रखिए। कभी आईएनसी की क्लास लेकर के आऊंगा तो पूरी चीजें, सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार कौन था? तो उसका नाम है उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता। इसका प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता। ये चीज याद रखिएगा। और यदि हम बात करें कि इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आया हुआ है कि उदंत मार्तंड का आपका प्रकाशन कहां से होता था? तो आपका कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, यदि हम बात करें उदंत मार्तंड की, प्रकाशन करने वाले कौन थे?
तो यूपी के कानपुर के निवासी थे जिनका नाम था आपका जुगल किशोर, याद रखिएगा जुगल किशोर। इन्होंने उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ किया था। याद रहेगा कि कानपुर की जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड पत्रिका का यदि अखबार का संपादन कलकत्ता से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक कंडीशन आया जब 1975 के समय एक हमारा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन, सब लोगों को पता होगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण उसके बारे में उसके सबसे बड़े उसके नेता निकले थे और ढेर सारे नेता उससे निकल के आए थे। संपूर्ण क्रांति जब 1975 में हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। उस समय हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। एक दिमाग में एक बात उस समय उठी कि यार लोग मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को देश के प्रति क्या होना चाहिए, देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए एक उस समय समिति गठित की गई, इसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया, ये गठित हुआ था आपका सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1975 में। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 76 में, तो उस समय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया था। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया था? 8 मौलिक कर्तव्यों का बात कही थी, जिसमें से उन्होंने टैक्स पेयर की भी बात की थी कि लोगों को टैक्स कंट्री के अपने देश के लिए देना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि ओरिजिनली जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें टैक्स की बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और संशोधन करने के बाद इसे भाग 4, याद रखिएगा, भाग 4A के आर्टिकल 51A में रखा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन, कब? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आपके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वह संरक्षक और पेरेंट्स के लिए था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। तो ये चीज याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने उस चीजें डिस्कस कर दी। चलिए बात करते हैं आगे कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक कोई सहमति कौन देता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक की सहमति लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति पर लाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज 2-3 बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। धन विधेयक को किसी भी हाल में, धन विधेयक पर कभी भी राष्ट्रपति अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वह राज्यसभा में पारित हो। यदि राज्यसभा उसे पारित नहीं करता तब भी वहां से पारित मान लिया जाएगा। और धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो लोकसभा तुरंत भंग हो जाएगी। ये 3-4 चीजें याद रखिएगा आपके धन विधेयक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसके लेखक हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक थे। एक पुस्तक है जिसके लेखक थे आपके संजय बारू जी, इनके फ्रेंड थे मनमोहन सिंह जी के। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, फिल्म का नाम था आपका क्या? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही फिल्म का भी नाम था। चलिए बात करते हैं आगे कि चुकंदर किस प्रकार की फसल है? द्विवर्षीय है, मतलब चुकंदर एक ऐसा फसल है जो 2 वर्षों में तैयार होता है। द्विवर्षीय फसल चुकंदर को माना जाता है। चुकंदर द्विवर्षीय फसल है, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सारे फसल 1 वर्षीय हैं, लेकिन आपका चुकंदर द्विवर्षीय फसल है। एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार आया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा, एफटीपी का काम होता है बाइनरी
बाइनरी नंबर आपको पता होगा कि कंप्यूटर में प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर क्या है? 0 और 1। बाइनरी डिजिट जो होते हैं 0 और 1, उसको और आपके जो आपके फाइल्स हैं, इन फाइल को आपके ट्रांसफ़र करने का काम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। बाइनरी और फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का काम, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? फाइल FTP करता है। और चूंकि बाइनरी डिजिट आपके कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23, याद रखिएगा कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसान नेता कहा जाता था और उनके ही जन्मदिन पर, उनके जो जन्मतिथि थी 23 दिसंबर, उस दिन से किसान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मैं एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा जहाँ पे केवल वन्य जीव अभयारण्य के सारे वीडियो हैं, 7-8 वीडियो हैं, सारे भारत के सारे वन्य जीव अभयारण्य उसमें कन्फर्म आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ठीक है, बात करते हैं आगे। इरावदी बहुत फेमस नदी है। इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? याद रखिएगा, इरावदी नदी म्यांमार की, कहाँ की? म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और इरावदी की खासियत है कि यह एक हिमालयी नदी है। याद रखिएगा, हिमालयी नदी है और ये हिमालय से हो करके अंडमान सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में गिरती है। याद रखिएगा कि इरावदी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और कहा जाता है कि ये नदी म्यांमार से जब निकलती है तो हिमालय होकर के यह अंडमान सागर में जाकर के गिरती है और सबसे बड़ी, सबसे बृहत नदी मानी जाती है म्यांमार की। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हिंदी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरी घास पर क्षण भर किसका काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर, एक ये काव्य रचना है। हरी घास पर क्षण भर, यह किसकी काव्य रचना है? यदि हम बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, नाम सुना होगा। सच्चिदानंद कई कई पूरा नाम भी पूछ जाता है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में अगेय कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की रचना है ये आपकी हरी घास क्षण भर। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मैं उसको डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपकी रचना से क्वेश्चन, पुस्तक का नाम पूछा जाता है, पुरानी हिंदी साहित्य के से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इनकी जो बीच में इनका नाम आ गया अगेय जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका रचनाएं में कौन सा है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, एक रचना कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। सदा नीरा बहुत फेमस है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सदा नीरा कई बार एग्जाम में आया है। चिंता, ये एग्जाम में आया है। चिंता इसलिए फेमस है क्योंकि चिंता ऑलरेडी PCS के सिलेबस में भी है ये और UPSC के सिलेबस में चिंता है। अब बात करते हैं आगे। इत्यलम बावरा अहेरी बहुत फेमस रचना है। सागर मुद्रा, ये भी बहुत फेमस रचना है। इनकी जितनी जो महत्वपूर्ण रचना है मैंने उसको डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी हैं? पहले मैं सन्नाटा बुनता था, एक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सदा नीरा, चिंता, इत्यलम बावरा अहेरी, सागर मुद्रा, ये फेमस रचनाएं हैं किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ध्यान सुनिएगा, मैं डिस्कस कर लेता हूं इसके बारे में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ऐसा है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। सबसे अच्छी खासियत होती है कि जो इसके अवयव होते हैं, जो अवयव होते हैं, ये अवयव समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। और समुच्चय बोधक किससे किससे जुड़े होते हैं? और या से, दो शब्दों से जुड़े होते हैं। किससे किससे जुड़े होते हैं? और या। समुच्चय बोधक शब्द आपके जो अवयव होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं और या से। याद रखिएगा कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और वह उसके दोनों अवयव, जो भी अवयव होते हैं वो अवयव आपके समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। कौन कौन से? और या से, इन दोनों से जुड़े होते हैं। खासियत इनकी मैं बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें
तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो जैसे हमारा माता पिता, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माता और पिता। ठीक है, इसके अलावा हम क्या और लिख सकते हैं इसका, जैसे हम पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। देखिए और आ रहा है ना, दोनों जगह और आ रहा है ना, या भी आएगा। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव है। ठीक है, इससे यह जुड़ा हुआ है, याद रहेगा। ये द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। यदि वर्ड है पूरा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यहां पे एक वर्ड जुड़ा है ना, यदि मैं इस ना को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, जिसकी पहले से कोई आशा हो। जिसकी पहले से कोई आशा हो, तो इसमें यहां से अ हटा दिए तो क्या हो जाएगा, प्रत्याशित। मतलब पहले से हमारी आशा है कि वह हो जाएगा, तो प्रत्याशित होता है। लेकिन यदि इसमें ना जुड़ गया कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो यह क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। मतलब इसका हमारा एक वर्ड क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, यदि एक और को यदि याद है कि जिसकी सर्वाधिक आशा हो, जिसकी बहुत ज्यादा आशा हो, तो होता है आशातीत। क्या होता है, आशातीत उसे कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है कि जिसकी पहले से कोई आशा हो, प्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, और जिसकी बहुत ज्यादा आशा हो, वह आपका क्या कहलाता है, आशातीत कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और कॉपी पे नोट करते जाइएगा। हर एक चीज को मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, एक लोकत्तिया है ये। इस लोकत्ति का अर्थ क्या है कि आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है, एक्चुअली मैं जो लिखा हूं उसको बता दूं, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मतलब सिंपल सा कि जो आप काम कर रहे हो, उस काम को छोड़कर किसी अन्य काम को करने लगो। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हो जेई की, और एक अभी पीसीएस का एग्जाम का फॉर्म आ गया है, तो आप जेई की तैयारी छोड़कर पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर दो, तो ये आपका कहलाता है कि आए थे हरि भजन को वोटन लगे कपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकत्तिया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा आप। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो तरह की होती हैं। एक ऐसे कि सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म हो, अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म न हो। सिंपल बात करते हैं आगे। स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थावर का विलोम होता है जंगम। याद रखिएगा, स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। करपट का तद्भव, दो चीज जान लीजिएगा, तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम में डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनिएगा। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत में जिस रूप में आए हैं उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत में जिस स्वरूप में आए हैं उसी स्वरूप में हिंदी में प्रयोग हुए हैं। लेकिन तद्भव क्या है कि तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत में जिस रूप में आए हैं उसके बदले हुए स्वरूप में, पूरे बदले हुए स्वरूप में हिंदी में प्रयोग हुए हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे करपट, करपट आपका तद्भव होता है कपड़ा। कपड़ा क्या होता है, उसका तद्भव होता है। नेक्स्ट है अली, अली और अली। अली और अली गाना भी सुना होगा, अली अली गाना सुना होगा। अली अली, अली अली का मतलब होता है, अली का मतलब होता है, अली का मतलब होता है सखी, दोस्त, यार। अली का मतलब होता है भ्रमर, भौरा, कुमुदनी, कोई भ्रमर कुमुदनी पे आप सुने भी होंगे कुमार विश्वास का, वही वाला है। अली मतलब होता है भ्रमर या भौरा, और अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आज डिस्कस किया। आपका ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, 24-25 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें और इसमें इंक्लूड की जा सकती है, और मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।